बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वक्त कम है। कोशिश करूंगा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जितनी ज़्यादा खबरें आपको दी जा सकें वो इस सेशन में दूंगा। बाकी इंशाल्लाह लाइव सेशन जो आज रात हम करेंगे उस पर ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा ताकि सारी बहुत बहुत ज़्यादा खबरें जो है लाइव सेशन में अच्छे तरीके से कवर हो जाती हैं। लेकिन आज जनाब फार्म 45 और 47 ये जो पहला केस जो है वो उड़ गया है और आज एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि फार्म 45 और 47 पे जहां पे तजाद था और इस बुनियाद पर यह केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो आज पहला नतीजा कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा, सूबाई हल्का है, बलूचिस्तान का हल्का है, दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी खबर जो है उसको जरा पहले ले लेते हैं, वो है जनरल फैज हमीद साहब के भाई नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मोहतरमा मरियम साहिबा चूंकि चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं और इनडायरेक्ट तरीके से अब जनरल फैज हमीद को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि एंटी करप्शन पंजाब ने ये कार्रवाई की है और एंटी करप्शन सूबाई महकमा है और सूबे के अंडर आता है। उससे पहले जनरल फैज हमीद साहब को फैजाबाद धरना केस में बुलाया गया था, लेकिन फैजाबाद धरना केस में भी वो उसमें उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिसपे कि उनको काबू किया जा सके। और चूंकि सारे का सारा मलबा जो है वो जनरल बाजवा के बजाय जनरल फैज साहब पे ये डालते हैं मुस्लिम लीग नवाज वाले, क्योंकि जनरल बाजवा के साथ इनके मामला तय हो गए थे और जनरल बाजवा ने सारा मलबा जनरल फैज पे डाल दिया था ड्राइंग रूम में बैठकर, और उन्होंने कहा था कि ये सारी कार्रवाई मैं नहीं कर रहा था, ये तो फैज साहब कर रहे थे और फैज साहब कर रहे थे इमरान खान साहब के कहने पे, जबकि ये हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और काजी फाइजा साहब चूंकि जनरल फैज हमीद साहब और फैजाबाद धरना केस और फिर उनके खिलाफ रेफरेंस उस मामले में काफी एक्टिव थे और उन्होंने भी फैजाबाद धरना केस को ओपन किया, उसकी अपील सुनी और फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन का मामला आया और फिर एक कमेटी बनी, लेकिन जनरल फैज हमीद साहब उसमें भी किसी ने भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। उस वक्त के वजीर आजम ने, उस वक्त के वजीर दाखिला ने, सब ने जो स्टेटमेंट्स दिए वो यही था कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की हिदायत पर जनरल फैज और दीगर मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए थे और उनको ये टास्क दिया गया था कि ये धरना खत्म करवाएं। इसलिए वो जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे के मुताबिक ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसमें कोई खिलाफ आइन या खिलाफ कानून या किसी ने भी हदूद से तजावुज नहीं किया। ये एक रिपोर्ट थी और इसके बाद जनरल फैज हमीद जो हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था। वो कमेटी के सामने, जीआईटी के सामने अपेयर नहीं हुए थे, स्पेशल कमेटी जो बनाई थी उसके सामने अपेयर नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि वजारत दिफा में आके मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो कमेटी है वो नहीं गई और उसके बाद फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया था, एक रिटर्न स्टेटमेंट भिजवा दिया था और स्काइप के जरिए उन्होंने कहा था ले लें, स्काइप के जरिए भी नहीं हो सका था, तो इसके बाद फिर तहरीरी बयान उन्होंने सबमिट करवा दिया था। तो उसमें तो जनरल फैज जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं आ सके थे, लेकिन अब चूंकि वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं मरियम साहिबा और सूबाई महकमा है एंटी करप्शन का, लिहाजा उनके भाई की आज जमानत मनसूख करवाई गई पहले और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको रिमांड पर भी हवाले कर दिया गया है एंटी करप्शन के। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज हुई है। अब देखते हैं कि इस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नजफ हमीद साबिक तहसीलदार हैं, रिटायर्ड तहसीलदार हैं। और इसके साथ साथ एक और बात भी बता दूं कि इस सूबाई ये जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात, उसमें ये चूंकि हल्का आता है अयाज अमीर साहब का, अयाज अमीर साहब थे आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट भी किया था अयाज अमीर साहब को और इसको भी एक खबर की जीनत बनाया गया था। लिहाजा ये एक प्रॉक्सी जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा ये देखते हैं जनाब। अब मरीम साहिबा इसको कैसे लेके आगे बढ़ती हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से, जिस वाय से वो आना चाह रही थी
वो तो कंप्लीट नहीं हो सका, और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ऐसा काम हो जाए। लिहाजा जी ये एक खबर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। अब दूसरी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको खास तौर पे लेते हैं। बलूचिस्तान का ये हल्का है सूबाई, PB50 किला अब्दुल्ला। वसीम सजाद साहब एडवोकेट हैं सीनियर, वो आज दरखास्त गुजार की तरफ से आए थे, और इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग स्टेशनों पे दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया था, और इलेक्शन कमीशन चाहता था कि 6 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा सिर्फ हो जी इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जी हम वसीम सजाद साहब ने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 99% था, वहां दोबारा वोटिंग का हुक्म नहीं दिया गया। ये भी आया जी। ANP के जुमरुद खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था, और ANP ने किया था। और जिन पोलिंग स्टेशन पे मेरा मौक्कल कामयाब हुआ, सिर्फ वहां रीपोलिंग का हुक्म दिया गया है, वसीम सज्जाद ने कहा। मेरे मौक्कल जमरुद खान ने हल्फ भी उठा लिया था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, और जहां जमरुद खान जीते वहां 45 और 47 में तजाद है, JUI के वकील ने कहा। क्योंकि ये JUI के वकील जो हैं उन्होंने ये बात की थी, तो जहां जमरुद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है, तो अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। तो अदालत ने फॉर्म 45-47 का जो तजाद है उसको एडमिट किया चीफ जस्टिस साहब ने, और उसको एडमिट करते हुए वहां पे दोबारा इलेक्शन का, पूरे हल्के का दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे दिया। लेकिन ये जो कहा गया कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं, और ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें, अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। ये बड़ा ही मीनिंगफुल, बल्कि मीनिंगफुल क्या, धमाका खेज एटीट्यूड है जी, और धमाका खेज खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं, अभी तक उनके पास मुकदमा नहीं आया, और वो ये कह रहे हैं कि अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। तो ये एक हैरत अंगेज बात है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, GDA और जमात इस्लामी और दीगर जमातें, ANP, सब की सब जमातें सब ये कह रही हैं कि ये मैंडेट चोरी हुआ है, फॉर्म 45 के और हैं, फॉर्म 47 और है, 45 में फोर्जरी की गई है, और इलेक्शन कमीशन उसको पहले अपलोड करता है, फिर उसको वहां से गायब कर देता है फॉर्म 45 को, और फिर फाफन जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, फाफन है, पतन है, पिलडेट है, वो भी इस बात की निशानदेही कर चुके हैं, और पूरा मुल्क इस वक्त जाली निज़ाम हुकूमत की बुनियाद पे चल रहा है। एक जाली निज़ाम कायम कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि इस जाली निज़ाम को कबूल करें, लेकिन दुनिया इस जाली निज़ाम की हकीकत के बारे में वाकिफ है, और जिन्होंने ये निज़ाम बनाया वो भी जानते हैं, और जो इस निज़ाम के तहत बने वो भी जानते हैं कि ये सारी जालसाजी है, और जो मुबारकबादें दे रहे हैं उनको भी पता है कि ये जाली निज़ाम है, और जो मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं उनको भी पता है, और जो फोन नहीं कर रहे उनको तो बहुत ही अच्छी तरह पता है। वो उनमें थोड़ी सी अखलाकियात मौजूद हैं कि एक हम हारे हुए जालसाज लोगों को मुबारकबादें क्यों दें। तो ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है जी, और चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं, बहुत ही गौर तलब बात है, वो कहते हैं कि अदालत को जब उनका कहा गया 45-47 में तजाद है, तो उन्होंने ये मान तो लिया क्योंकि सामने चीज आ गई, लेकिन कहते हैं अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। ये इतनी बारीकियां नहीं है जनाब, ये तो बहुत बड़ा एक स्कैम है, और पूरा इलेक्शन पे डाका डाला गया है, और ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें, यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा, और वहां जाएं, और वहां जाके होके आए, पूरा एक कश्त काटें, और कश्त काट के फिर हमारे पास आए, हम उसको रूटीन में लेंगे, उसको हम एज स्पेशल केस के एंटरटेन नहीं करेंगे, या इमरजेंसी नहीं है कोई ऐसी, तो जाली निज़ाम कायम हो गया तो खैर है, कोई बात नहीं। ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें, अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केस नहीं सुन सकते, फरीक रजामंद हो तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवा देते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और इस तरीके से जी दोबारा पोलिंग का हुक्म हो गया PB50 में। ये पहला जो है मामला जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान
وہ تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس عرفان سعادت خان کو بھی ابھی حال ہی میں قاضی صاحب سپریم کورٹ لے کر آئے ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان کو بھی وہ حال ہی میں سپریم کورٹ لے کر آئے ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر، اور ان کے ساتھ پہلے بیٹھتے تھے جسٹس مظہر اور جسٹس ہلالی، تو ان کو بھی اب انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے، اب جو نئے انٹری ہوئی ہے ججز کی ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ تو تھا جی معاملات دے دو خبریں۔ تیسری خبر جو ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی معاملہ طے کریں ہمارے ساتھ، اور دیر نہ کریں، بس فی الفور ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں اور بات چیت کو آگے بڑھائیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ پیغام ہے جی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کو، اور ظاہر ہے ایک انڈائریکٹ میسج بھی چل رہا ہے، اور پروکسس جس کو میں کہتا ہوں کہ پروکسس کے ذریعے، تو یہ کالم آیا ہے اور تحریر ہے جناب انصار عباسی صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، عمران خان اور تحریک انصاف کو اپنا طرز سیاست بھی تبدیل کرنا ہوگا اور اپنی رویہ بھی تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچتے رہیں اور وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہے وہ اسی طرح کریں، لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وقت ان کے ہاتھ سے نہیں نکل رہا، بلکہ آنے والا وقت ان کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ واپس آئے گا، اور ہاتھ سے وقت نکلے گا ان سے جو جانے والے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک اور خبر بھی لے لیں، اور وہ ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع باقاعدہ طور پہ کر دی گئی ہے سدھو صاحب، اور یہ سدھو صاحب کے بھائی جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ابھی فارم 47 کے تحت MNA بنے ہیں، اور ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اور یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو توسیع دی گئی ہے پاک فضائیہ کے سربراہ کی، یہ اصل میں مستقبل میں اس راستے کو کھولا گیا ہے، ایکسٹینشن گیٹ کو کھول دیا گیا ہے، اور اب کوئی بھی سربراہ، کسی بھی ادارے کا سربراہ ایکسٹینشن اگر کوئی اس کی درخواست آتی ہے تو پہلے سے روایت موجود ہوگی، پہلے سے یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، لہٰذا یہ ایک روٹین پریکٹس تصور کی جائے گی۔ تو پاک فضائیہ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور بہت زیادہ اچھی لیڈرشپ موجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ادارے کمزور ہوتے ہیں جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں اور نوجوان لیڈرشپ کو، تازہ قیادت کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، تو یہ اکثر جو ادارے کے سربراہ ہیں وہی یہ ظلم کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ نے اپنے ادارے پر یہ ظلم کیا ہے اور اپنے کیریئر کو داغدار کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ پاک فضائیہ کا بڑا نام ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی دنیا جانتی ہے۔ دوسری جانب آج 18 مارچ اور آج زمان پارک آپریشن کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ زمان پارک آپریشن 1 سال پہلے کیا گیا تھا اور اس میں ہدف تھے عمران خان صاحب، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر کو توڑا گیا، کرینوں سے حملہ کیا گیا، کرینوں سے گیٹ توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، اور ایک بدترین قسم کا وہاں پہ آپریشن کیا گیا، اور اس میں معصوم شہری جو ہیں ان کی جانیں بھی گئیں اور کارکنوں کو زخمی بھی کیا گیا، اور لاٹھی چارج، آنسو گیس، لاہور جو ہے وہ غدر مچایا گیا تھا، اور وہی انتظامیہ، وہی پولیس، وہی سب کچھ بیٹھے ہیں، اور صرف اوپر ایک چیف منسٹر تبدیل ہوا ہے، جو اس وقت چیف منسٹر تھے وہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں، اور مریم صاحبہ اس وقت چیف منسٹر ہیں، ایک نظام جو قائم کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جی یہ زمان پارک آپریشن اور اس میں عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ بالکل کلیم ہے کہ اس رات عمران خان صاحب کی جان شدید خطرے میں تھی، اور اگر مزاحمت نہ ہوتی اور ایک ٹیلی فون کال باہر سے نہ آتی عمران خان صاحب کے دوست کی، تو بہت ہی صورتحال مختلف ہونی تھی۔ اس پہ ذرا بات کریں گے پھر کسی وقت، لیکن معاملات ایسے ہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ۔